नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 42,000 के पार जा चुका है। पिछले 24 घंटे की ही बात करें तो 2500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। और इसी के बीच जब दिल्ली में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन के तीसरे राउंड की शुरुआत हुई तो सबसे ज्यादा चर्चा में रही शराब की दुकानें। 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब ये सोमवार को पहली बार खुली तो लंबी कतार लोगों की बाहर नजर आई। मजबूरन पुलिस को ये दुकानें बंद करवानी पड़ी। पूर्वी दिल्ली के चंदर नगर में शराब की दुकान के बाहर का हाल। इस तस्वीर को देखकर लगता है कि जैसे देश में कोरोना का खौफ पूरी तरह चला गया है। 2 गज की दूरी, मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए आप लोग। जी सर, जी बिल्कुल सर, करेंगे। ऐसी तस्वीरें देख ली गई सरकार की तरफ से तो दुकानें फिर बंद हो जाएंगी। नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए जी। केवल एक शराब की दुकान नहीं, पूर्वी दिल्ली के खुरेजी में शराब की दुकान के बाहर का हाल देखिए। विश्वास नगर और खुरेजी का हाल देखिए। पहले ही दिन नियम कायदों की धज्जियां उड़ गई। हजारों लोग शराब की दुकान पर उमड़ पड़े। लगभग यही तस्वीर दिल्ली के अलग अलग इलाकों की शराब की दुकानों के बाहर दिखी। मजबूरन पुलिस ने शराब की दुकान बंद कराकर लोगों को तितर-बितर किया और जब लोग नहीं माने तो लाठी चार्ज करना पड़ा। ऐसा है कि ये आज ऐसे लोग घूम रहे हैं जैसे कंपनी बाग में घूम रहे हैं और इतना बुरा हाल हो जाएगा दिल्ली का, ये खोलना ही नहीं चाहिए थे। शराब की दुकान पुलिस ने बंद करवाई जिससे हालात ना बिगड़े, लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार शराब की दुकानों को बंद करने पर कोई विचार नहीं कर रही है। ये हालात देख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी नाराजगी जताई। कहा कि हमें कोरोना को हराना है तो हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। क्यों इस तरह की गतिविधि करते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। कल से हम इस तरह की भगदड़ नहीं करेंगे। कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो, कल से क्यों, अभी से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करेंगे। कहीं भगदड़ नहीं करेंगे। ये कोई मैं अपने लिए तो थोड़ी कह रहा हूं, मैं अपने आपके लिए कह रहा हूं, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूं, आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूं, आपके परिवार की खुशी के लिए कह रहा हूं। शराब की बिक्री सरकार के खजाने के लिए तो अहम है ही, लेकिन ये ख्याल रखना भी जरूरी है कि जरूरी सावधानी पूरी तरह बरती जाए। शराब की दुकान के बाहर आज जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो भारी भीड़ देखकर वहां से गुजरते हुए एक शख्स ने मुझसे पूछा, भाई साहब, यहाँ पर कोरोना की दवाई मिल रही है क्या? मैंने उस शख्स को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे क्या जवाब देना चाहिए था ये आप खुद ही सोच कर देखिए। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सूरत में फिर आज हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर निकले। मांग वही है कि उन्हें जल्द घर वापस भेजा जाए। सूरत के वरेली गांव में सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग निकल आए। मजदूरों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वहीं मजदूरों ने पथराव किया। सूरत के ही पालनपुर में भी बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर आए। इन्हें रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि शाम होते होते हालात सुधरने लगे। मजदूरों ने बस किराए पर लेकर घर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रास्ते से ही वापस भेज दिया गया। इससे नाराज कई मजदूरों ने सिर मुंडवाए हैं। और बढ़े हुए इस लॉकडाउन में जिस तरह से कुछ रियायतें मिली हैं, ऐसा लग रहा है कि कई जगह पर चीजें पटरी पर लौट रही हैं। गुड़गांव और दिल्ली बॉर्डर भले ही सील कर दिया गया हो, लेकिन गुड़गांव के भीतर किस तरह से दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। वो दिखाओ, सोनीपत डीसी का पास दिखा दो। ये नहीं है, ये पास नहीं है सर। सोनीपत आप तो सिटी एमपी यूज करके जा सकते हो। गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर सील है, लेकिन गुड़गांव ने फिर से खुलने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। एनडीटीवी की टीम ने यहां आए बदलाव का जायजा लेने की कोशिश की। ये गुड़गांव का एक व्यापार केंद्र है। सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यहां कुछ गैर जरूरी चीजों की दुकानें खुली हैं, लेकिन बाजार आमतौर पर बंद ही है। और अभी भी कंफर्म नहीं है, हमें भी किसी को आज कोई कंफर्म करके पता नहीं रहा कि शॉप ओपन करे ना करे। मैम क्या करें, हम भी परेशान हो गए तो इतने दिन से घर बैठे बैठे। मैम बहुत नुकसान हो रहा है। मैम सारी रेंटेड शॉप है, हम भी क्या करें मैम, हम भी किराया कहाँ से दें? घर में सब कुछ खर्चा है, स्कूल फीस है, कहाँ से दें इंसान? बहुत परेशानी है। हम भी अपने घर से सब कुछ खर्चा कर रहे हैं, कैसे करें? करीब करीब पूरे शहर की हालत ऐसी ही है। ओल्ड गुड़गांव का इलाका हो या हॉरिजन 1 और 2 और साइबर सिटी का इलाका,
ज्यादातर जगहों पर बंदी का माहौल बरकरार है। आप यहाँ जब भी आएं, ये जगह भरी मिलेगी, ना बैठने की जगह मिलेगी, ना रेस्टोरेंट में टेबल मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। भले ही प्राइवेट कंपनियों को खुलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन 2 बैंकों के अलावा यहाँ अभी सब कुछ बंद है। गुड़गांव में जिंदगी के वापस पटरी पर लौटने के संकेत भी बंगाल से आए, जिसे रिक्शा चालकों के लिए शानदार खबर है। मिलता है। अच्छा, कितने दिनों से नहीं चला है साइकिल? हाँ, 1 महीना हो गया, मतलब 1 महीने से ज्यादा है। काम पे नहीं को तब तक किराया मांग रहा है, कहाँ से किराया दूं, खाऊंगा क्या? जैसे लाखों दिहाड़ी मजदूर देश भर में काम पर लौटने का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें किसी तरह के सरकारी या निजी मदद पर निर्भर नहीं रहना पड़े और उन्हें और उनके परिवार को पेट भर भोजन मिल सके। गुड़गांव से मनिका रायकवाड़ की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बढ़े हुए इस लॉकडाउन में दिल्ली सरकार ने भले ही गैर जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी हो, लेकिन कई जगहों पर ये दुकानें बंद ही नजर आई और इनके बंद होने के पीछे अपनी अपनी परेशानियां हैं। देखिए सुकृति द्विवेदी की ये रिपोर्ट। इनमें से बहुत सी दुकानें सोमवार को खुली हो सकती थी। दिल्ली सरकार ने स्टैंड अलोन और गैर जरूरी सामान की दुकानों को खुलने की इजाजत दे दी है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में वो बंद रही। 47 साल के महेश चंद उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी दर्जी की दुकान खोली, लेकिन उनकी दुकान में काम करने वाले जा चुके हैं और उन्हें इस बात की चिंता है कि वो अब अकेले कैसे दुकान संभालेंगे। पहली बार दुकान खुली है, 19 तारीख से दुकान बंद थी जी, आज दुकान खुली है जी। बहुत दिक्कत हुई जी, बहुत परेशानी का हम देखा है रुक जी, समझे ना कारीगर है ना लेबर है ना ग्राहक है, कुछ नहीं है जी। अरे 2-3 बंदे हमारे पास सारे जी, वो भी सब चले गए अपने घर जी। हाँ, पैदल गए बेचारे यहाँ सब लोग, हम रखे राजी नहीं आता, क्या करते रखे, काम नहीं है। 50 साल के अशोक कुमार प्रॉपर्टी डीलर हैं और उनकी शिकायत थी कि सरकारी परिवहन चालू नहीं हुआ। 25 तारीख के बाद पहली बार दुकान खुली हमने, अभी सिर्फ एक आदमी आया। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत ज्यादा फर्क है, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेगा पब्लिक आएगी नहीं सामने। निजी दफ्तरों में 33% तक कर्मचारियों को आने की इजाजत है, लेकिन ज्यादातर दफ्तर ऐसे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में हैं जहां गैर जरूरी गतिविधियों को इजाजत नहीं है, वो भी बंद ही रहे। सरकारी दफ्तरों में सभी कर्मचारी आए, लेकिन शास्त्री भवन में जहां कई अहम सरकारी दफ्तर हैं, वहां एक अफसर के पॉजिटिव निकलने के बाद लोगों में डर का माहौल दिखा। कब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे? इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह साफ किया कि जिन इलाकों में नियम तोड़े गए उन्हें सील कर दिया जाएगा और सारी रियायतें वापस ले ली जाएंगी। जिम्मेदारी केवल इसलिए ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम नहीं चाहते कि और कड़े कदम उठाए जाएं, लेकिन अगर किसी एरिया के अंदर किसी दुकान पे अगर होता है, और दूसरी चीज दुकान वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने ये नहीं हो रहा, आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे। और अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई फॉलो नहीं हो रहा तो उस एरिया को सील कर देंगे। फिर एक तरफ दिल्ली सरकार लोगों को और ज्यादा छूट दे रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना के केसेस दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज फिर से इस बात को दोहराया कि हम हमेशा के लिए लॉकडाउन की स्थिति में नहीं रह सकते और हमें इसका मुकाबला करना होगा, सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए और टेस्टिंग और ट्रेसिंग की प्रक्रिया को और मजबूत करते हुए। नई दिल्ली से सुनील प्रभु और कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये तो बात थी दिल्ली की दुकानों की, लेकिन मुंबई में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आए। यहाँ सरकारी गाइडलाइंस को लेकर लोग उलझन में दिखे। परिणाम ये रहा कि ज्यादातर दुकानें यहाँ भी बंद रहीं। मुंबई में हर लेन में 5 स्टैंडअलोन दुकानों की खुलने की इजाजत के बावजूद ये दुकानें बंद ही रही। इनमें बोरिवली में प्रीति मजूमदार की भी केक की 2 दुकानें हैं। प्रीति भी वैसे ही ऊहापोह में है। अब कौन तय करेगा कौन सी 5 दुकानें खुले? अब मेरी गली में एक और केक की दुकान है, तो हम ये कहने जा रहे हैं कि एक दिन वो दुकान खोल लें, अगले दिन हम खोल लेंगे। इससे मेरे कारोबार का भला नहीं होगा। लेकिन शराब के ठेकों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, और ये तब है जब सरकार ने कहा है कि यहाँ दूसरे रेड जोन्स के मुकाबले ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ ऐसी करीब 3 लाख दुकानें हैं। इनकी शिकायत है कि इन्हें इस बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी गई है। Because without the transport, without the buses, without the train, without the taxi, डर इसलिए है कि बिना बस, ट्रेन, टैक्सी के स्टाफ आ नहीं सकता। इसके अलावा भी जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, उससे भी दुकानदारों और स्टाफ के मन में एक डर तो है ही,
और जिस तरह मजदूर जा रहे हैं इसे खोलना एक मुश्किल काम होगा। Very, very tricky situation for all the shopkeepers to keep the shop open. महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना संक्रमित की तादाद 13,000 के करीब है। इनमें से 9,000 तो सिर्फ मुंबई में है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महीने के आखिर तक 0 केस का लक्ष्य बनाया है। इसीलिए रेड जोन में केंद्र सरकार की इजाजत के बावजूद यहां फिलहाल निजी दफ्तरों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। लॉकडाउन के दौरान मुंबई की रियायतों को लेकर सरकार काफी सतर्क नजर आती है, लेकिन गाइडलाइंस को लेकर तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। दुकानदार अभी भी सवालों में उलझे हुए हैं। कोरोना के आंकड़ों में महाराष्ट्र टॉप पर है और ऐसे में इस ग्राफ को जल्दी ही बेहतर करने का सरकार का जो लक्ष्य है वो किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। मुंबई से पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी। और इंस्टाग्राम पर एक मामला सामने आया है जिसमें ग्रुप स्कूली बच्चियों के गैंगरेप की बातें कर रहा था। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इंस्टाग्राम पर यह ग्रुप डीएक्टिवेट हो चुका है। आईटी एक्ट 66 और 67A के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस मामले की कड़ी निंदा की है। इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कों ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बॉयज लॉकर ग्रुप। इस ग्रुप में वो छोटी लड़कियों की फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और यहां तक कि इस ग्रुप में वो मिलकर ये भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे छोटी बच्चियों का रेप किया जाए। ये बहुत ही डराने और चौंका देने वाला है। दिल्ली महिला आयोग ने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस इशू किया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लड़के तुरंत अरेस्ट होने चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। ट्रेन तक पहुंचने की किस तरह से जटिल प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं हमारे मजदूर, आपको दिखाएंगे ये पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के सरकार के फैसले से पहले ही कई मजदूर खुद ही घर की ओर निकल चुके थे। हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने बात की कुछ ऐसे ही प्रवासी मजदूरों से जो कि पश्चिमी यूपी से गोरखपुर की करीब 900 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो साइकिल पर सवार थे, लेकिन बीच में ही उन्हें बस की सुविधा दे दी गई है। आपका नाम क्या है भैया? अशोक जी, क्या करते हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? हम वहाँ चंडीगढ़ से आ रहे हैं। चंडीगढ़ से? क्या करते थे आप चंडीगढ़ में? वहाँ पे हम लोग राजमिस्त्री का काम मैं करता हूँ और ये सब लेबर है। मानो कोई कारपेंटर, कोई लेबर, कोई पेंट का काम ऐसे करते थे। तो आप और ये जो आपके साथी है कहाँ से हैं भैया यूपी में? हम लोग हैं वहाँ से महाराजगंज जिला से। महाराजगंज से हैं, अच्छा अच्छा। तो क्या कहते हैं ये बताइए कि आप लोग कितने दिन आपको चलना पड़ा, उसके बाद कब ये बस मिली आपको? हम लोग 30 तारीख से रात को चले थे 12 बजे। 30 तारीख को 12 बजे? हाँ जी, रात को चले तो वहाँ पे हर जगह नाकाबंदी था तो लोग नहीं जाने देता। हम लोग खेत आके फिर जो यमुना नगर है ना, नदी बहुत बड़ी, उसमें हम लोग घुस के पानी में इतना साइकिल लेके बैग लेके तब पार हुए। तब मतलब नदी से साइकिल लेके बैग लेके पार हुए? हाँ जी। फिर उसके बाद ये बस कहाँ मिली भैया? तो हम लोग सहारनपुर आए तो सहारनपुर भी नहीं घुसने दे रहे थे। फिर हम लोग बाग से खेत से आए तो बड़े मुश्किल से यहाँ पे हम लोग जो सा लक्सर यहाँ पे फिर हरियाणा में घुस गए। तो हरियाणा वाले कोई अच्छा पुलिस वाला था, वो लिख के दिए, बोले कैसे चले जाओ वहाँ पे सब। तो हम लोग दिखाए उनको पुलिस वाले, तो वो लोग बैठाए, खाना वाना खिलाए, तो फिर नहीं बस पकड़ाए। बताइए, अप्रैल का आपको कोई तनख्वाह वनख्वाह वहाँ मिल पाया है? कोई रोजगार मिल पाया है? नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया? कुछ नहीं सुविधा वहाँ हम लोग को मिला था। कुछ नहीं। एक बार तो 112 पे फोन भी किया था मैं, तो बोले कि अच्छा मैं नंबर देता हूँ। वहाँ के जो हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे नंबर दिए, तो बोले मंदिर पे आ जाओ। मंदिर पे हम लोग गए तो इतना खिचड़ी दिए थे। वो भी फोन किया था 11 बजे, दिए थे खिचड़ी 4 बजे। तब तक हाँ, तो बोले अभी 11 बजे आना। तब तक हम लोग बोले पैसा भी खत्म हो गया, 1 महीना पानी तो ऐसे भी हो चुका, इसीलिए चले। जो सुविधा मिला होता तो हम लोग चलते ही नहीं वहाँ पे। गरीब मजदूरों की परेशानी देखते हुए कांग्रेस ने ऐलान तो कर दिया कि उनके ट्रेन के टिकट के पैसे वो देंगे और इसे देखते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई ने भी इसे अमल में लाने की घोषणा कर दी। लेकिन ट्रेन से पहुंचने के पहले की प्रक्रिया भी कितनी जटिल है, वो मजदूरों की जुबानी सुनिए। ये घर वापसी की बेताबी है। मुंबई के कांदिवली पश्चिम में मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए मजदूर यूं लंबी कतार में घंटों इंतजार करते दिखे। मेडिकल टेस्ट करवाने के अलावा अंग्रेजी में फॉर्म भरना है, फिर अपने जिले के 30 लोगों को खुद ढूंढना है। फिर भी पुलिस स्टेशनों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को त्याग फॉर्म लेने और जमा करने की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है।
अरे जो आगे है वो आगे रहे। डिस्टेंस पता है क्या? पुलिस वालों फॉर्म बांटे हैं जिसे इंग्लिश में हमें भरना है, लेकिन हमारे जो साथ में काम करते हैं वर्कर्स, कारीगर्स, उनको इंग्लिश में फॉर्म भरने नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत परेशानी है। और प्लस फॉर्म भरने के बाद हमें मेडिकल भी कराना है, जो मेडिकल का कहीं जाओ तो 4000, 3000, 5000 ऐसी बोल रहे हैं। मैं और मेरा दोस्त 2 ही आदमी है गोरखपुर के, लेकिन हम लोग के पास फार्म है, लेकिन उसमें 30 आदमी मांग रहे हैं। बताइए हम लोग कहाँ से 30 आदमी का व्यवस्था करेंगे? यहाँ पे न खाने का व्यवस्था है, न कोई चीज़ का व्यवस्था है, फिर हम लोग कैसे क्या करेंगे? मजदूरों की मदद में बेशक लोग सामने आए हैं। देर रात की तस्वीरें धारावी की हैं, जहां कई वॉलंटियर्स, एक्टिविस्ट मजदूरों के फॉर्म भर रहे हैं और वेलनेस हेल्थ केयर जैसी स्वास्थ्य संस्थाएं फ्री में मजदूरों का टेस्ट कर रही हैं। आज हम लोग यहाँ पर फ्री स्क्रीनिंग कर रहे हैं पेशेंट की फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, जो माइग्रेट होना चाहते हैं और जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और जो दूसरे शहर या दूसरे उसमें हैं वहाँ जाना चाहते हैं, हम उनके लिए एक प्रोग्राम रखे हैं जिनमें हम उन्हें फ्री सर्टिफिकेट फिटनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी जो एक नई समस्या आ रही है प्रवासियों को, कामगारों को गांव जाने के लिए, इसमें कामगारों के पास एक भी पैसा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं और इनसे अंग्रेजी में फार्म भरने के लिए कहा जा रहा है। तो ये अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको बहुत परेशानी हो रही है अंग्रेजी में फार्म भरने के लिए। इसके लिए हमारी संस्था, हम लोग खुद गरीबों का फार्म भर के दे रहे हैं और हर तरह से इनकी मदद करने को हम लोग तैयार हैं। गरीबों का पेट भरने के अलावा ऐसी दर्जनों संस्थाएं गरीब मजदूरों की मदद तो कर रही हैं, पर मदद की दरकार वालों की संख्या लाखों में है। शिवसेना एनसीपी के साथ राज्य में सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी ने ट्रेन टिकट के पैसे खुद भरने की घोषणा ट्विटर और कैमरे पर तो कर दी है, मगर ट्रेन तक पहुंचना ही इन गरीबों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।